नमस्कार स्टूडेंट, आज हम करेंगे 12th ज्योग्राफी लेसन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। लेसन का नाम है प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने मानव भूगोल के अध्ययन की विधियाँ, जिसमें नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, संभववाद, पॉसिबिलिज्म और नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, ये 3 मानव भूगोल के अध्ययन की प्राचीन विधियाँ हैं। नियतिवाद और संभववाद को हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे नवनियतिवाद। आपको याद होगा, जैसे नियतिवाद विचारधारा के अंदर प्राकृतिक शक्तियों को ज़्यादा महत्व दिया गया, मानव और मानव की शक्तियों को उनके सामने तुच्छ माना गया। संभववाद विचारधारा, पॉसिबिलिज्म कॉन्सेप्ट, नियतिवाद विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा है, जिसके अंदर मानवीय शक्तियों को सबसे ज़्यादा डोमिनेंट माना गया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया और प्राकृतिक शक्तियों को बहुत ही अक्षण माना गया, उसके अंदर कमज़ोर माना गया और माना गया कि मनुष्य ने अपनी इच्छा अनुसार है प्रकृति को अपने अनुकूल परिवर्तित किया है। आगे हम करेंगे नवनियतिवाद। नवनियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म्स कंसेप्ट। नवनियतिवाद की विचारधारा है दोनों विचारधाराओं के बीच की विचारधारा है, क्योंकि नवनियतिवाद है वो प्राकृतिक शक्तियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है, जबकि संभववाद है वो मानवीय शक्तियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। नवनियतिवाद दोनों के बीच की विचारधारा है और दोनों के समझौते के रूप में प्रस्तुत की गई है। नवनियतिवाद के अनुसार मानव तथा प्रकृति तथा मानव दोनों के संयुक्त प्रयास के बिना कोई विकास संभव नहीं है। नवनियति विचारधारा के अनुसार मतलब कि कोई भी विकास करना है उसमें प्रकृति का भी कंट्रीब्यूशन होता है, सहयोग होता है और मानव दोनों का सहयोग होता है, और दोनों जब तक कोशिश नहीं करेंगे कोई भी विकास नहीं हो सकता है। तो दोनों के संयुक्त विकास के ऊपर बल दिया गया है। प्रकृति कुछ विकल्प प्रदान करती है जिनका पालन करके मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, अर्थात प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे मनुष्य ने वायुयान को उड़ाया, लेकिन वायुयान को उड़ाने के लिए उन्होंने प्रकृति के नियम, वायु के नियम का पालन किया। नवनियतिवाद विचारधारा को आधुनिक नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफ्थ टेलर ने किया था। उनके अनुसार नवनियतिवाद विचारधारा क्या है? ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव भूगोलवेत्ता का कार्य एक सलाहकार का है, परामर्श देने का है, न कि भविष्य की योजनाएं बनाने का, कि नियतिवाद डोमिनेंट करती है या संभववाद है ज़्यादा डोमिनेंट करता है। नवनियतिवाद विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। इसकी तुलना है एक ट्रैफिक लाइट से की गई है, जिसके अंदर 3 प्रकार की लाइट होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। ट्रैफिक लाइट में जिस प्रकार से 3 प्रकार की लाइट होती हैं, लाल, पीली और हरी। लाल किसको इंडिकेट करती है, किस चीज़ को दर्शाती है? रुकने के लिए। ग्रीन किसके लिए बोलती है? जाने के लिए। लाल किसको प्रतिनिधित्व कर रही है? नियतिवाद का, कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको रुकना है। ग्रीन किस चीज़ को दर्शा रही है? कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है, अपनी मर्जी से आप जा सकते हो। ये किसको दर्शा रही है? संभववाद को। तो इन दोनों के बीच में एक येलो लाइट आती है, पीली जो बत्ती आती है वो ग्रीन से पहले आती है और चलने के लिए सावधान करती है। तो एक किस्म से क्या है, वो एक परामर्श का कार्य करती है। ये नवनियतिवाद को दर्शाती है। तो इस प्रकार से नवनियतिवाद विचारधारा को रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने है नवनियतिवाद विचारधारा किया है, जो नियतिवाद और संभववाद दोनों के बीच में समझौते के रूप में प्रयुक्त की गई है, क्योंकि नियतिवाद प्राकृतिक शक्तियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था, संभववाद है वो मानवीय शक्तियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता था। नवनियतिवाद ने क्या बताया कि मानव और प्रकृति दोनों के संयुक्त प्रयास के बिना कोई विकास संभव नहीं है, दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी और प्रकृति के नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको प्रकृति को चेंज करना है तो प्रकृति के नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। जैसे वायुयान हवा में उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें वायु और गति के नियम का पालन करना पड़ेगा। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफ्थ टेलर ने किया था, ऑस्ट्रेलिया के थे ये।
जिनकी डेफिनेशन है यहाँ पर कि मानव भूगोलवेत्ता का कार्य एक सलाहकार का है, न कि भविष्य की योजनाएं बनाने का। इसको रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं। इसकी तुलना है एक ट्रैफिक लाइट से की गई है, वो अभी हमने किया है। इसके अतिरिक्त मानव भूगोल के अध्ययन की कुछ आधुनिक विचारधाराएं भी हैं जो इनके बाद में, क्योंकि सिर्फ मानव और प्रकृति का अध्ययन है, अब मानव भूगोल का कार्य नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं, तो नई प्रकार की प्रॉब्लम आई, तो नई प्रकार की विचारधाराएं पैदा हो गई। जैसे प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद के अंदर है प्रत्यक्ष आंकड़ों को बल दिया जाता है कि कौन, कितना, कितनी संख्या, इनके ऊपर है बल दिया जाता है। व्यवहारवाद है प्रत्यक्षवाद के विरोधी विचारधारा है। इसके अनुसार क्या है कि मनुष्य की सभी बातों का आंकड़ों में अध्ययन है, मात्रात्मक अध्ययन है, हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मनुष्य की व्यवहारिक बातों के अध्ययन पर ज़्यादा बल देती है। जैसे मनुष्य का विश्वास, डर, निर्णय लेने की क्षमता, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आंकड़ों में नहीं निकाल सकते हैं। कल्याणप्रकवाद विचारधारा है, ये गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के अध्ययन के ऊपर है, ज़्यादा बल देती है। मानवतावाद है, वो मानव के अध्ययन के ऊपर केंद्रित है, मानव अध्ययन पर केंद्रित है कि पूरी मानव जाति, न किसी धर्म संप्रदाय या किसी देश विशेष के मानव के बारे में नहीं है, पूरी मानव जाति के ऊपर है कि पूर्व मानव जाति का भला किस प्रकार से हो सकता है, मानव की जागृति किस प्रकार से हो सकती है, उसकी साक्षरता वगैरह सभी चीज़ों का के ऊपर जो बल दिया जाता है उसको मानवतावाद बोलते हैं। ये विचारधाराएं हैं, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में आ जाती हैं। एक छोटे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाती हैं, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, कल्याणप्रकवाद और मानवतावाद। तो इनको भी आप जरूर देखें। थैंक यू। आपका लेसन पूरा हो गया है, फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन में फिर दोबारा मिलते हैं।